हेलो बच्चों। आज मैं कुछ मिनट लेट हो गया, उसके लिए मैं सॉरी। लेकिन अब बच्चों हम स्टार्ट करेंगे। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट, उसके हमने लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स किए थे। नमस्ते बच्चों। अब इसमें देख लें, हमने लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स किए थे बच्चों। सब हमने जो न्यूमेरिकल्स किए थे आपने रिवाइज किए होंगे घर जाके, उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे। सबको क्लियर है बच्चों? अब उसी में हम कुछ एक दो क्वेश्चंस और करते हैं बच्चों मोल कॉन्सेप्ट के, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट में ही स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों देख लें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं अब हम यहां पर बच्चों, जो है नंबर ऑफ आयंस, हमसे क्वेश्चन ने पूछा है नंबर ऑफ आयंस इन 100 मिलीलीटर ऑफ 0.2 H2SO4 सॉल्यूशन। नंबर ऑफ आयंस हमसे बच्चों पूछा है इन 100 मिलीलीटर 0.2 H2SO4 सॉल्यूशन। बच्चों सबको आवाज आ रही है? अब यहां पर क्वेश्चन में नंबर ऑफ आयंस इन 100 मिलीलीटर ऑफ 0.2 H2SO4 सॉल्यूशन हमसे पूछा है बच्चों। अब आप देख सकते हैं 100 मिलीलीटर 0.2 H2SO4 सॉल्यूशन हमसे बोला है। अब यहां पर हमें लाने बच्चों नंबर ऑफ आयंस। तो हमने बोला था लास्ट क्लास में मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हो कोई भी तो हम उसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स लाकर। अब यहां मोल्स लाने के लिए आप देखेंगे बच्चों, हमें मोलैरिटी गिवन है क्वेश्चन में, वॉल्यूम गिवन है, और हमने पढ़ा था बच्चों मोल लाने के लिए मोलैरिटी और वॉल्यूम से हम कर सकते हैं बच्चों मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब बच्चों यहां मोलैरिटी हमें पता है H2SO4 की सॉल्यूशन की 0.2, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर नहीं है मिलीलीटर में है, तो अपॉन 1000 हम करेंगे। तो बच्चों सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ मोल्स की 0.02 मोल H2SO4। अब बच्चों हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, हमें लेकिन लाना है नंबर ऑफ आयंस। अब नंबर ऑफ आयंस लाने के लिए आप देखेंगे बच्चों ये जो H2SO4 है ये मॉलिक्यूल है। तो बच्चों मॉलिक्यूल है H2SO4 तो इसके 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स होंगे। तो बच्चों 0.02 मोल में 0.02 इंटू Na मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे H2SO4 के। लेकिन हमें पूछा है नंबर ऑफ आयंस। तो आप देख सकते हैं बच्चों H2SO4 जब ब्रेक होगा तो इसका 1 मॉलिक्यूल 2 मॉल आयंस H प्लस आयन के देगा और 1 आयन सल्फेट आयन देगा। मतलब बच्चों आप यहां देख सकते हैं कि H2SO4 का 1 मॉलिक्यूल 2 आयन H प्लस आयन के 1 सल्फेट आयन का मतलब टोटल नंबर ऑफ 3 आयंस देता है इसका 1 मॉलिक्यूल। लेकिन बच्चों हमें लाना है 0.02 मोल में, और 0.02 मोल में है 0.02 इंटू Na मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों इसी को हम 1 मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नंबर ऑफ आयन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.02 इंटू Na इंटू 3 मतलब आंसर हो जाएगा बच्चों नंबर ऑफ आयंस का 0.06 Na आयन से। अब आप ऑप्शंस चेक कर लीजिएगा कि आपको क्वेश्चन ने Na की टर्म में आंसर गिवन हो तो आंसर यही हो जाएगा, अदरवाइज Na की वैल्यू पुट करके भी आप आंसर ला सकते हैं। तो बच्चों ये सबको क्लियर है? तो नंबर ऑफ आयंस, वेरी गुड बच्चों, सबका करेक्ट आया है। इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसी का बस एक मोल कॉन्सेप्ट का सिंपल था, मैं एक लास्ट एक क्वेश्चन और कर रहे हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बच्चों हमें गिवन है एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1520 mm वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज 2.24 लीटर। 2.24 लीटर और फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब बच्चों आप यहां देखेंगे कि हमें टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लाना है। तो बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लाने के लिए
हम यहां यूज करेंगे बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन में हमने पढ़ा था लास्ट क्लासेस में कि प्रेशर मस्ट बी इन एटमॉस्फेयर मतलब एटीएम, वॉल्यूम मस्ट बी इन लीटर। तो बच्चों ये आर की जो वैल्यू होगी वो भी इन लीटर एटीएम होनी चाहिए और टेम्परेचर होना चाहिए इन केल्विन। बट आप यहां देखेंगे बच्चों टेम्परेचर हमें 0 डिग्री सेल्सियस गिवन है, प्रेशर हमें एमएम में गिवन है, और ये बच्चों कन्वर्जन जो है वो हमने पढ़ा है बच्चों 1 एटीएम जो होता है, ये जिनको याद नहीं है बच्चों याद रखिएगा 1 एटीएम में 760 mm होता है या 760 टॉर भी होता है। ये सब प्रेशर की ही यूनिट्स हैं। अब यहां पर mm और टॉर जो है ये, अच्छा एटीएम जो है यहां पर अब हमें mm में गिवन है बट प्रेशर मस्ट बी इन एटीएम। तो यहां पर आप देखेंगे बच्चों हमें 1520 mm गिवन है, तो इसकी प्रेशर की वैल्यू जब हम पुट करेंगे यहां तो 760 mm में 1 एटीएम होता है, तो बच्चों 760 mm में 1 एटीएम, तो 1520 में कितने हो जाएंगे 760 से डिवाइड कर सकते हैं हम, और 760 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये हो गया इन एटीएम, वॉल्यूम 2.24 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स हमें मिल जाए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ला सकते हैं, और आर वैल्यू है 0.0821 इंटू टेम्परेचर इन केल्विन। अच्छा बच्चों डिग्री सेल्सियस में है तो इसको हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन होता है, तो 273 केल्विन। अब बच्चों मैं आपको एक कैलकुलेशन के लिए चीज बोल रहा हूं, कैलकुलेशन के लिए आपको बोल रहा हूं कि यहां पर ये जो आर वैल्यू है अगर ये 0.0821 है इंटू 273 करते हो आप तो इसका मल्टीप्लीकेशन आता है 22.4 लीटर। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, टाइम बचेगा आपका। तो बच्चों आप यहां देख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स लाने के लिए 22.4 लीटर मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, तो ये सॉल्व करोगे तो बच्चों 2 एटीएम हो जाएगा। 2.24 लीटर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों 0.2 मोल, 0.2 मोल आ जाएंगे। और बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं तो 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स, तो 0.2 मोल में हो जाएंगे 0.2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों ये सबको क्लियर है। और Na की वैल्यू तभी पुट कीजिएगा बच्चों जब आपसे क्वेश्चन में वो ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा कि उसमें Na की टर्म में ही आंसर है या Na की वैल्यू पुट करी है। तो बच्चों ये सबको क्लियर है। तो जितने भी मैं क्वेश्चंस में बच्चों आपको ऑलमोस्ट जिस तरह के एग्जाम्स में आ सकते हैं या आ चुके हैं उस टाइप के मैंने आपको सब मोल कॉन्सेप्ट सिंपल है बच्चों। हमने यहां तक जो पढ़ा मोल कॉन्सेप्ट फॉर अ सिंगल सब्सटेंस के क्वेश्चन पढ़े, ये सबको क्लियर है बच्चों, सबका करेक्ट है। वेरी गुड बच्चों, ये सब ने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो बच्चों, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। 100% बोल रहा हूं सबका सिलेक्शन होगा, बस क्वेश्चन क्लास में सीरियसली पढ़िएगा। ये सबको क्लियर है बच्चों ये। अब बच्चों ये क्लियर है सबको ये। अब यहां पर हमने अभी तक पढ़ा मोल कॉन्सेप्ट इन अ सिंगल सब्सटेंस, सबको आवाज आ रही है बच्चों। अब हमने पढ़ा मोल कॉन्सेप्ट, और बच्चों ये ध्यान रखिएगा होमवर्क अभी हमने क्वेश्चन जो दिए उन्हें जिनसे भी क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं उनको बोल रहा हूं, जो हमने लास्ट क्लास में थ्योरी पढ़ी क्वेश्चंस किए उनको क्वेश्चंस को दोबारा करिए,
फिर मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। मॉड्यूल का डिस्कशन हम एक साथ करेंगे जब हमारा पूरा एक एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। जिससे हमारा टाइम बचेगा, हमें क्लास में सिलेबस भी ढंग से अच्छे से पूरा करना है, तो हम एक साथ डिस्कस करेंगे। अब बच्चों नेक्स्ट हमारा है टॉपिक बच्चों, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन। एनसीईआरटी में इस टॉपिक की हेडिंग लिखी होगी परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन एनसीईआरटी में इस टॉपिक का नेम जो मैं पढ़ाने वाला हूं बच्चों, उसको लिखा होगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन। अब बच्चों परसेंटेज कॉम्पोजिशन को ही, लेकिन मोस्टली बुक्स में लिखा होता है इसी को परसेंटेज बाय मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। परसेंटेज बाय मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड मतलब किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का परसेंट बाय मास कितना है, वो हम इसमें यूज करेंगे बच्चों। यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि ये जो हमने पढ़ा परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एनसीईआरटी में लिखा होगा इसका नाम, लेकिन मोस्टली बुक्स में लिखा होता है परसेंटेज बाय मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। बच्चों क्लास में अभी ध्यान से पढ़िए, क्योंकि मैं कमेंट्स अगर आप लोगों के सब देखूंगा तो बच्चों हमारा जो मेन काम है वो नहीं होगा। कैलकुलेशन बच्चों प्रैक्टिस से ही आएगी, ये सब ध्यान से करिएगा। एनसीईआरटी के लिए मैं जैसे जैसे आपको बोलूं वैसे वैसे पढ़िएगा। अभी आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूं बस वो ध्यान से देखिए यहां पर। अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन या परसेंटेज बाय मास ऑफ एन एलिमेंट। बच्चों इसका मीनिंग ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन, क्योंकि हम डेफिनेशन से ही इसका फॉर्मूला बनाएंगे। अब परसेंटेज बाय मास ऑफ एन एलिमेंट जो है बच्चों, इसका मीनिंग होता है इट रिप्रेजेंट्स मास ऑफ एन एलिमेंट। इट रिप्रेजेंट्स मास ऑफ एन एलिमेंट in gram, mass of an element in gram present in 100 gram of the compound। mass of an element present in 100 gram of the compound मतलब बच्चों परसेंटेज, आप ध्यान से देखेंगे मैंने क्या लिखा, रिप्रेजेंट्स मास ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड। 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड ही हमने क्यों लिया बच्चों, इसका नाम बता रहा है ये परसेंट। सेंट का मीनिंग ही होता है बच्चों 100, मतलब पर 100 ग्राम कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट का कितना ग्राम प्रेजेंट है। तो यहां पर देखिएगा बच्चों, इसी डेफिनेशन से हम इसका फॉर्मूला भी बना लेंगे। अब इसका फॉर्मूला जो है बच्चों वो आप देखिए, मैं अगर आपको इसको क्वेश्चन की फॉर्म में इसको पूछूं तो जैसे मैं आपसे बोलूं बच्चों C2H6 ये कोई कंपाउंड है और इसमें मैंने आपसे पूछा इसका परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन कैलकुलेट करें। तो बच्चों पहले हेडिंग ध्यान से देखिएगा, हमने क्या लिखा है, कार्बन का परसेंट बाय मास प्रेजेंट इन इथेन फाइंड करना है, मतलब परसेंट बाय मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। तो बच्चों कंपाउंड कौन है यहां पर, C2H6, उसमें परसेंट बाय मास ऑफ कार्बन लाना है। तो बच्चों परसेंट बाय मास का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मीनिंग अगर मैं बोलूं तो हमें कार्बन का वो मास फाइंड करना है जो 100 ग्राम इथेन में प्रेजेंट है। 100 ग्राम इथेन में प्रेजेंट कार्बन का मास लाना है। बट बच्चों उसको लाने के लिए हमें पहले यहां पर क्वेश्चन में हमें कार्बन के मास और इथेन के मास में रिलेशन चाहिए। तो बच्चों अगर मैं 1 मोल इथेन मानूं, 1 मोल इथेन मानूं, तो यहां पर आप देखेंगे बच्चों इसमें कार्बन के
2 मोल हैं, कार्बन के 2 मोल हैं। और बच्चों कार्बन के 2 मोल हैं, अगर मैं पूछूं इन 2 मोल कार्बन का मास बताएं, तो बताओ बच्चों 1 मोल कार्बन का मास, इसका एटॉमिक वेट इन ग्राम, तो 2 मोल का कार्बन का मास क्या हो गया बच्चों 24 ग्राम कार्बन है इसमें। इसी तरह से बच्चों मैं आपको बोलूं C2H6 में हाइड्रोजन का मास लाएं, तो बच्चों आप देख सकते हो 6 मोल एटम्स हाइड्रोजन है, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1, तो बच्चों कितने ग्राम हाइड्रोजन हो गया उसमें 6 ग्राम हाइड्रोजन। तो बच्चों आप देख सकते हैं C2H6 के 1 मोल में 24 ग्राम कार्बन 6 ग्राम हाइड्रोजन है। तो बच्चों मैं आपसे पूछूं अगर ईथेन का टोटल मास कितना है, ईथेन का टोटल मास कितना है, तो बच्चों ईथेन का टोटल मास है। अच्छा बच्चों आपको सिंपल सा हम पढ़ेंगे आगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लेकिन बच्चों आप ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मीनिंग क्या है कि जितने भी एटम्स हैं उनके मासेस का सम ही टोटल मास होता है। तो बच्चों अब यहां पर देख सकते हैं 24 ग्राम कार्बन 6 ग्राम हाइड्रोजन, तो बच्चों इस ईथेन का कितना ग्राम हो गया 30 ग्राम ईथेन है। अब बच्चों यहां से आप देख सकते हैं इससे हमें क्या पता चल गया कि 30 ग्राम ईथेन में से ईथेन में बच्चों आप देख सकते हैं हमें कार्बन का परसेंट बाय मास लाना है, तो 30 ग्राम ईथेन में 24 ग्राम कार्बन प्रेजेंट है। बट बच्चों मुझे एक चीज बताइए, क्या ये 24 ग्राम कार्बन को बाय डेफिनेशन बताइएगा, क्या मैं परसेंट बाय मास ऑफ कार्बन बोलूं क्या अभी, तो नहीं बोल सकता, क्योंकि ये 24 ग्राम कार्बन 30 ग्राम ईथेन में है और हमें कार्बन का वो मास लाना है जो 100 ग्राम ईथेन में हो। तो बच्चों 30 ग्राम ईथेन में 24 ग्राम कार्बन, इसलिए 1 ग्राम ईथेन में कितने ग्राम कार्बन होगा, तो 24 बाय 30, लेकिन परसेंट बाय मास तो 100 में होती है, इसलिए 100 ग्राम ईथेन में हो जाएगा 24 बाय 30 इंटू 100। और बच्चों ये क्या आ गए वैल्यू 80 ग्राम कार्बन। अब बच्चों मुझे बताइए ये जो 80 ग्राम कार्बन है, ये कार्बन का वो मास है जो 100 ग्राम ईथेन में है, मतलब बच्चों कार्बन का वो मास जो 100 ग्राम ईथेन में है, इसी को मैं इसकी परसेंटेज कार्बन बोल सकता हूं ना। तो यहां से अब बच्चों ये जो हमने बताया ये तो डेफिनेशन से लाए परसेंटेज। अब ध्यान सुनिएगा बच्चों, ये जो 80% हम लाए ये तो हम लाए डेफिनेशन से पूरा सॉल्व करके, लेकिन बच्चों ऑब्जेक्टिव में आपको टाइम भी सेव करना है, क्योंकि आपको 3 घंटे में 180 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो यहां पर जो 100 ग्राम ईथेन है उसमें 80 ग्राम, अशरफ अली बेटा ध्यान से पढ़ो समझ में आएगा, सिंपल सी चीजें हैं, डेफिनेशन माइंड में रखो तो हर चीज क्लियर होगी। अब बच्चों यहां पर सबको समझ में आ रहा बच्चों, अब ये 100 ग्राम ईथेन में 80 ग्राम कार्बन है, लेकिन अब हम इसी से इसका फॉर्मूला बनाएंगे बच्चों, फॉर्मूला बनाएंगे। अब फॉर्मूला इसी 24 बाय 30 इंटू 100 इक्वल्स टू 80% से बनाएं। तो बच्चों यहां आप देख सकते हैं इसका मैं फॉर्मूला अगर बनाता हूं तो ये 80% कार्बन बच्चों शो क्या कर रहा है, परसेंटेज एलिमेंट को, मतलब कोई दूसरा कंपाउंड हो तो बच्चों उसमें भी मैं परसेंट एलिमेंट लिख सकता हूं। 80% मतलब परसेंटेज एलिमेंट इक्वल्स टू बच्चों ये 80% लाए कैसे 24 बाय 30 इंटू 100। अच्छा बच्चों ये जो 24 है ये है क्या, मास ऑफ कार्बन इन कंपाउंड, मतलब ये है क्या बताओ 24 बच्चों मास ऑफ कार्बन एलिमेंट इन कंपाउंड, मास ऑफ कार्बन एलिमेंट इन कंपाउंड अपॉन बच्चों ये 30 क्या है टोटल मास, बच्चों ये 30 ग्राम क्या है टोटल मास ऑफ ईथेन मतलब कंपाउंड, तो बच्चों ये क्या है टोटल मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास ऑफ कंपाउंड, और परसेंटेज कोई सा भी हो बच्चों लास्ट में इंटू 100 तो हम करते ही हैं,
तो बच्चों ये क्या हो गया, परसेंटेज एलिमेंट का फॉर्मूला जो एनसीईआरटी में लिखा है, जो एनसीईआरटी में लिखा है बच्चों, वहां लिखा है मास ऑफ एलिमेंट या परसेंट बाय मास ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। अब बच्चों यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो परसेंट बाय मास वाला जो हमने लिखा, इसको बच्चों हम ज्यादा कैलकुलेशन में यूज नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन लेंदी होता है। तो हम इसी को और जो है सिंप्लीफाई करेंगे। लिखने में अभी ये थोड़ा सा लेंदी होएगा लेकिन सिंप्लीफाई करेंगे इसी को। अच्छा बच्चों मुझे एक चीज बताइए, सबसे पूछ रहा हूं, ये जो मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड अभी हमने कार्बन के लिए लिखा तो 24 ग्राम कार्बन था। अब बच्चों ये 24 ग्राम कार्बन अगर मैं आपसे बोलूं तो ये 24 ग्राम कार्बन आप लाए कैसे? अब यहां ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये 24 ग्राम कार्बन हम लाए कैसे? ये 2 इंटू 12 करके। अब बच्चों ये 2 यहां क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कंपाउंड इंटू कार्बन का ही एटॉमिक वेट, इंटू कार्बन का ही एटॉमिक वेट। या ये 6 ग्राम कैसे लाए हम बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। तो बच्चों हम डायरेक्ट आगे से ये 24 डायरेक्ट लाएंगे, कैसे लाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इंटू एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। तो बच्चों इसी का दूसरा फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे ज्यादा आगे, तो बच्चों इसी परसेंटेज एलिमेंट का ही दूसरा फॉर्मूला हम जो यूज करेंगे मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड की जगह, बच्चों वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। मतलब बच्चों ये जो 2 था ये क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड इंटू एटॉमिक वेट 12 ऑफ एलिमेंट। तो बच्चों ये क्या हो गया, मास ऑफ कार्बन या मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड इनटू एटॉमिक वेट अपॉन। अच्छा बच्चों एक और चीज ध्यान से देखिए, यहां पे ये जो 30 है बच्चों, ये 30 क्या है आप देख सकते हो, सम ऑफ एटॉमिक मासेस से भी आ रहा है, दोनों कार्बन एटम का 2 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1। तो बच्चों ये कितना हो गया, 30 मीन्स ये 30 है क्या एक्चुअल में, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। मतलब बच्चों यहां पर मैं टोटल मास की जगह मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड भी रख सकता हूं इंटू 100। तो बच्चों हम हर परसेंटेज में लास्ट में करते ही हैं। तो बच्चों यहां ध्यान से देखिएगा, हम आगे से जो यूज करेंगे परसेंटेज एलिमेंट का ये फॉर्मूला यूज करेंगे, परसेंटेज एलिमेंट ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड इंटू एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। तो बच्चों ये सबको क्लियर है। अब बच्चों ये जो लास्ट वाला हमने फॉर्मूला लिखा, लास्ट वाला फॉर्मूला लिखा, ये हमने यूज करना आना चाहिए क्वेश्चन में, और ये सबको क्लियर है। अब बच्चों यहां पर क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड इंटू एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इंटू 100 एनसीईआरटी में फर्स्ट लिखा होगा, लेकिन हम यूज करेंगे सेकंड वाला फॉर्मूला। तो बच्चों इसको डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन में परसेंटेज बाय मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड पूछता है तो डायरेक्ट हम परसेंटेज एलिमेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड इंटू एटॉमिक वेट ऑफ कंपाउंड इंटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कर सकते हैं। ये बच्चों क्लियर है सबको ये। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, जिससे कि हमें क्लियर होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, जो हमने मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस किए लास्ट क्लास में और आज भी 2 क्वेश्चंस किए, इन क्वेश्चंस को मुझे अगर अच्छा करना है तो मैं इनको इस टॉपिक को मिक्स करूंगा उसमें बच्चों, इस टॉपिक को मिक्स करूंगा मोल कॉन्सेप्ट में भी परसेंटेज बाय मास ऑफ एन एलिमेंट को।
ये सबको क्लियर है? अच्छा बताओ, जो हमने अब ये फॉर्मूले को यूज करने के लिए मैंने बोला ना बच्चों आपको, ये हमारा क्वेश्चन जल्दी करवाएगा। देखिए, जो हमने ये अभी कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि हम इसको डेफिनेशन से भी तो कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे बच्चों, लेकिन थोड़ा सा हमें टाइम भी बचाना है, लेंदी नहीं करना है इसको। मैं डायरेक्ट सोचूं, अब देखो बच्चों C2H6 का अगर मैंने जो परसेंटेज ऑफ कार्बन हमारा क्वेश्चन था उसको ध्यान से देखें हम, तो बच्चों अब यहां डायरेक्ट ले आओ जो 24/30 इंटू 100 से लाए। कैसे बच्चों? नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 30 इंटू 100। तो बच्चों क्वेश्चन सॉल्व। तो बच्चों ये क्लियर है? अब हम क्वेश्चन करते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर होगा। तो क्वेश्चन हम करते हैं बच्चों ये, फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज। फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज। अब बच्चों इसको जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए। रौनक बेटा, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़िए। लॉज मैंने आपको पहले भी बोलता कि आप 11th क्लास नहीं पढ़ रहे हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूं हमें क्वेश्चंस में जहां पे जो लॉ काम आएगा वहां वैसे पढ़ाऊंगा। अब इसमें वेरी गुड बच्चों, सबका सही है। ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज पूछा है। तो बच्चों ग्लूकोज का पहले तो फॉर्मूला हमें पता, जो होता है C6H12O6। अब इस C6H12O6 में हमसे परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछा है। तो बच्चों हमने जो फॉर्मूला पढ़ा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बोलूं तो बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज चेक करोगे तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज 6 इंटू एटॉमिक वेट कार्बन का 12 इंटू 100 होगा ही, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज सम ऑफ एटॉमिक मासेस से लाओगे। वेरी गुड, सबका सही आ रहा है, ऐसे अच्छे से पढ़ते रहिए बस। तो ये क्या हो गया? 40% कार्बन आंसर आ गया। वेरी गुड बच्चों, सबका सही है, इसलिए किसी एक का नाम मैं नहीं ले सकता। तो यहां पर अब परसेंटेज कार्बन, अच्छा बच्चों मुझे बताइए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमने अभी पढ़ी, ये परसेंट कार्बन 40% रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों की 40 ग्राम कार्बन इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ग्लूकोज। अच्छा मैं आपसे वर्बली पूछ रहा हूं बच्चों, मोहम्मद आसिफ बेटा कैलकुलेशन सही करो, आकाश कैलकुलेशन सही करो। अब यहां पर देख लें, मैं आपसे अगर वर्बली पूछ रहा हूं 12, यहां पर हाइड्रोजन एटम का परसेंटेज पूछता, तो बच्चों अगर मैं हाइड्रोजन का परसेंटेज पूछता तो परसेंटेज हाइड्रोजन के लिए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 12 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन 1 इंटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कर देते बच्चों उसका, तो ला सकते थे। इसी तरह से बच्चों ऑक्सीजन का पूछता तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम 6 इंटू एटॉमिक वेट 16 इंटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 180। अच्छा बच्चों मुझे एक चीज बताइए कि तीनों एटम्स के परसेंटेज का टोटल सम कितना होगा? तो बच्चों सबका परसेंटेज का टोटल सम ऑब्वियस है हमेशा 100 ही होता है। तो बच्चों इनका मतलब क्या हो गया? 100 ग्राम में इतने ग्राम कार्बन है, इतने ग्राम हाइड्रोजन है, इतने ग्राम ऑक्सीजन है। तो बच्चों ये सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों यहां एक चीज पढ़िएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट गिवन है हमें क्वेश्चन में, एटॉमिक वेट भी खुद ने ही दे दिया हमें एलिमेंट का, क्योंकि एलिमेंट अननोन है इसमें। और हमसे पूछा है बच्चों पढ़िएगा, इसमें मॉलिक्यूलर वेट पूछा है या मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड पूछा है? मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड पूछा है। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर क्वेश्चन में आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा हो
किसी भी कंपाउंड का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा हो, तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट अगर मिनिमम पूछा है तो ये ध्यान रखिएगा, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ये किसी भी कंपाउंड का एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट नहीं होता है। बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछता है तो ये कंपाउंड का एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट नहीं होता है। ये होता है जिस एलिमेंट की परसेंटेज गिवन है, जिस एलिमेंट की परसेंटेज गिवन है उसके नंबर ऑफ एटम्स हमने मिनिमम मानने हैं। और बच्चों मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट। और बच्चों आप खुद सोचिए, किसी भी कंपाउंड में किसी एटम के मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स 1 ही हो सकते हैं। बच्चों कभी आपने किसी कंपाउंड का फॉर्मूला पॉइंट में देखा क्या? ये बोलूं क्या 0.7 नाइट्रोजन एटम, 0.2 कार्बन एटम नहीं होते। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन के लिए चीज बोल रहा हूं मैं, ये एग्जाम में भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ चुका है कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का मतलब उस एलिमेंट के मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स मानने हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, मिनिमम नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूलर वेट बोले तो नंबर ऑफ एटम्स 1 लेने हैं। अब तो ये क्वेश्चन बच्चों सिंपल सा परसेंट एलिमेंट का ही हो गया। अब बच्चों आप देख सकते हैं परसेंटेज एलिमेंट हमें गिवन है 0.5, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट 1 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट 78.4 क्वेश्चन ने दिया, इंटू 100 अपॉन मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। तो बच्चों यहां मॉलिक्यूलर वेट जो है वो एक्चुअल नहीं है, मिनिमम नंबर ऑफ एटम से लाना है। इसलिए बच्चों इसको सॉल्व, अब कैलकुलेशन कुछ स्टूडेंट्स ने अननेसेसरी लेंदी कर ली। उन्होंने बच्चों आप खुद सोचिए, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए। बच्चों मैं एक चीज हमेशा बोलूंगा आपको, कैलकुलेशन करना अलग चीज होती है, जल्दी करना अलग चीज होती है। अब आप यहां थोड़ा सा सोचिए, अभी कुछ का रॉन्ग आ रहा है आंसर। बच्चों इस 0.5 को हाफ लिख लो, हाफ लिखोगे खाली मल्टीप्लाई करना है 7840 इंटू 2। तो बच्चों मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड का आंसर 15680 हो गया। अब जिनका ये आया वो करेक्ट है, लेकिन कुछ ने बच्चों कुछ का रॉन्ग भी आया। तो मैं अभी भी बोल रहा हूं बच्चों आपसे ध्यान से करिए, ये इजी से क्वेश्चंस हैं, ये हमारे क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होने चाहिए। आप लास्ट 10 ईयर्स में देखिएगा बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का शायद ही ऐसा कोई ईयर हो जब इसका क्वेश्चन ना आया हो, और ये हमारे सही होने चाहिए। ये फ्री के मार्क्स हमको देने जा रहे हैं बच्चों, मैं बोल रहा हूं फ्री के मार्क्स इस चैप्टर के क्वेश्चंस हमें, इसलिए ये क्लियर है बच्चों सबको ये। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और अच्छा करूं, थोड़ा सा और अच्छा मतलब मैं मोल कॉन्सेप्ट को इसमें मिक्स कर दूं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये करिए बच्चों, जैसे हमने ऐसे क्वेश्चंस अभी किए मोल कॉन्सेप्ट में बहुत। हम्म अब बच्चों इस क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़िए, लेकिन जैसे हमने क्वेश्चंस अभी तक किए हैं वैसे ही कीजिएगा अप्रोच। हमने जो क्वेश्चन ने कैलकुलेट करवाया, मैं हमेशा एक चीज बोल रहा हूं बच्चों, आपको कोई भी चैप्टर हो जाए जो वो कैलकुलेट करवाए, फाइंड करवाए, वहां से पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, वरना डाटा ही आपको कंफ्यूज कर देंगे। आंसर बच्चों आप एनए एवोगैड्रो नंबर की टर्म में बता सकते हैं। अब बच्चों आप यहां देखेंगे, हमसे बोला है क्वेश्चन ने फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 2.96 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड। मतलब हमें पूछा है 2.96 ग्राम कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो बच्चों हमें सबको पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लाना हो, वॉल्यूम लाना हो, मास लाना हो, हमेशा नंबर ऑफ मोल्स लाने की सोचोगे पहले आप।
अब बच्चों यहां मोल लाने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स के लिए मास ऑफ कंपाउंड गिवन है, तो मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम करोगे तो बच्चों इसे हमें 2.96 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मोल आ गए। अब बच्चों ये आपने लिखा होता फिर क्वेश्चन पढ़ते तो 100% समझ में आता आपको। मॉलिक्यूलर वेट हमें नहीं दिया है क्वेश्चन ने, लाना पड़ेगा। अब इसको लाने के लिए हमें बच्चों जो भी डाटा बच गए उनसे मॉलिक्यूलर वेट लाओ, मॉलिक्यूलर वेट लाओ। अब मॉलिक्यूलर वेट लाने के लिए पढ़े बच्चों, आपको क्या दिया, 43% ऑक्सीजन बाय मास। मतलब बच्चों ये परसेंट बाय मास ऑफ एलिमेंट का ही क्वेश्चन है, परसेंट बाय मास, और थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन कर लीजिएगा बच्चों। अब हमें दिया है क्वेश्चन में 43.2% बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का गिवन है बच्चों। और पढ़िए क्वेश्चन में लिखा क्या है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ दिस कंपाउंड 4 ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट। मतलब बच्चों हमें इसने एक्चुअल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स भी दे रखे हैं क्वेश्चन में, और 43.2 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 4 इंटू एटॉमिक वेट। ऑक्सीजन का हमें बच्चों सबको पता है 16, एटॉमिक वेट्स मैं आपको सब लिखवा चुका हूं, इंटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे बच्चों, यहां से एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो आएगी वैल्यू 148.1, लेकिन कैलकुलेशन इजी करने के लिए बच्चों इसको थोड़ा सा हम अप्रोक्स 148 ले सकते हैं। अप्रोक्स 148 लेंगे तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों 2.96 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 148, ये वैल्यू यहां पुट कर दे हम, और पुट कर दोगे तो बच्चों वैल्यू आ जाएगी 0.02 मोल कंपाउंड। और मोल आ गए तो बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ला सकते हो, और मॉलिक्यूल्स लाओगे तो बच्चों 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स, तो 0.02 मोल में 0.02 इंटू Na मॉलिक्यूल्स। तो ये क्लियर है बच्चों ये। और यहां पर क्वेश्चन में, अब कौशल बेटा 1 मॉलिक्यूल में अगर 4 एटम है ऑक्सीजन के तो 1 मोल में 4 इंटू Na होंगे, इसलिए डायरेक्ट यूज कर सकते हो। सिंपल सा, ये पुरानी चीजें छोड़ दो, सिंपल सा जैसे मैंने बताया वैसे सोचो वरना परेशान होगे। अब देख लें, मतलब ये क्लियर है बच्चों सबका ये। अच्छा कुछ का रॉन्ग आ रहा है, 0.017 भी वो करेक्ट है, एग्जैक्ट वैल्यू वही है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन करने के लिए मैंने आपको बोला था बच्चों 0.02 इंटू Na होगी 148.1 को 148 लेंगे तो बच्चों ये क्लियर है सबको, ये समझ में आया। तो बच्चों यहां से हमने बोला मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस में यहां पर हमने सॉल्व करा परसेंटेज कॉम्पोजिशन। अब ये जो टॉपिक हमने पढ़ा बच्चों, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बोलने वाला नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाने वाला हूं उसके पहले हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन गिवन है और हमसे बोला है, अब हमें परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड गिवन है। इसका यूज हम करते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि होगा बच्चों डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। मतलब बच्चों डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड हमें लाना है बच्चों। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। अब यहां पर इसको फाइंड करने के लिए यहां पर पहले हमें इनका मीनिंग पता हो बच्चों। डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के पहले हमें मीनिंग पता हो बच्चों। एम्पेरिकल फॉर्मूला जिसको हम शॉर्ट में EF से लिख देंगे। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला का मीनिंग क्या होता है?
एम्पेरिकल फॉर्मूला का मीनिंग क्या होता है बच्चों? मैं सबसे पूछा हूं, ये तो आप बचपन से ही पढ़ रहे हो बच्चों, सच में 9th 10th में भी पढ़ते थे आप ये। और बच्चों सिंपल सा एम्पेरिकल फॉर्मूला का मीनिंग होता है बच्चों सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। मतलब किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स of different elements in a compound। बच्चों मैं सिंपल सा बोलूं तो मैं शॉर्ट में, वेरी गुड बेटा, सिंपलेस्ट फॉर्मूला भी हम इसको बोल सकते हैं किसी भी कंपाउंड का। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में अगर आपसे बोले एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करें या सिंपलेस्ट फॉर्मूला फाइंड करें, तो बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्मूले का मीनिंग भी क्या है? सिंपलेस्ट रेशियो मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला, मतलब जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं इन अ कंपाउंड, उनके नंबर ऑफ एटम्स का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। बच्चों ध्यान रखिएगा, होल नंबर रेशियो बोल रहा हूं, मतलब फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए ये रेशियो। लेकिन अब ये तो हमने बोला एम्पेरिकल फॉर्मूला का मीनिंग, बट अगर मैं आपसे बोलूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड का मीनिंग, तो बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड मतलब ये हमें प्रिडिक्ट करता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। मतलब बच्चों यहां पर ही ध्यान रखिएगा कि जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जबकि जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है वो होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो बच्चों आपसे अगर एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड पूछे तो उसका मीनिंग है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्मूला पूछे मतलब ये है कि ये एम्पेरिकल फॉर्मूला। और बच्चों हिंदी मीडियम में अगर इसको बोलूं तो एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब है मूलानुपाती सूत्र, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब है अणु सूत्र। मतलब सरलतम सूत्र जो होता है बच्चों वो होता है मूलानुपाती सूत्र, एम्पेरिकल फॉर्मूला, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब अणु सूत्र होता है, वास्तविक सूत्र उसका। अब यहां पर देखिए बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला, इनको यूज, इनका पहला क्वेश्चन बच्चों, इसी डेफिनेशन से पहला क्वेश्चन। मैं जैसे आपसे बोलूं बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला, इनको हम यूज करें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसका अगर मैं यूज करवाऊं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन बोलूं बच्चों कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएं, तो बच्चों ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। और ये C6H12O6 हमें क्या प्रिडिक्ट कर रहा है कि 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज एक्चुअल में 6 कार्बन एटम, 12 हाइड्रोजन एटम और 6 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। अब मैं आपसे बच्चों पूछूं इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब मूलानुपाती सूत्र बताएं, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब मूलानुपाती सूत्र, तो बच्चों आप देख सकते हो 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, इनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लाऊं,
तो सिंपलेस्ट रेशियो के लिए बच्चों जो मिनिमम एटम है उनसे सबको डिवाइड कर दीजिए। तो 6 12 6, 6 से सबको डिवाइड करूं तो बच्चों कार्बन का क्या आ जाएगा 1 2 1, मतलब 1 कार्बन का रेशियो, हाइड्रोजन का रेशियो 2, ऑक्सीजन का रेशियो 1, मतलब बच्चों सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स एक्चुअल में कितने थे 6 12 6, तो इनका होल नंबर रेशियो 1:2:1। आप देख सकते हैं कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1। ये क्लियर है बच्चों सबको। अब मैं आपसे पूछा मुझे बताइएगा इस तरह से हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बच्चों हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो H2O2। अब मैं इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लूं तो 2:2, 1:1 होगा। तो बच्चों इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा HO। इसी तरह से पूछूं आपसे बच्चों ईथेन गैस का, तो ईथेन का क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6। तो सिंपलेस्ट रेशियो लाऊं तो 2:6, मतलब 1:3। तो 1:3 का क्या हो गया बच्चों CH3। तो C2H6 मतलब CH3। तो बच्चों ये क्लियर सबको ये। इसी तरह से आपसे पूछूं बच्चों एसिटिक एसिड। अच्छा एसिटिक एसिड सबको पता है बच्चों फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH, CH3COOH। अब ये CH3COOH में अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों यहां पर इसको सिंपली इस तरह से लिख लीजिए तो C2H4O2 लिख सकते हो बच्चों आप। C2H4O2 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो CH3COOH लिखूं या C2H4O2 लिखूं, बात एक ही। अच्छा बच्चों बताइएगा यहां पर ये जो 2:4:2 का रेशियो है बच्चों वो 1:2:1 आएगा, मतलब 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो बच्चों क्या हो गया 1:2:1, मतलब रेशियो क्या आ गया बच्चों CH2O। ये सबको क्लियर है बच्चों। इसका पहला इजी सा क्वेश्चन कि जो आपसे वो पूछेगा आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख कर देगा और पूछेगा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बताएं, तो बच्चों सिंपली बता सकते हैं आप। ये क्लियर है सबको ये। अब बच्चों मैं आपसे स्टेटमेंट पूछ रहा हूं, मुझे बताइएगा कि मैं जो स्टेटमेंट पूछ रहा हूं वो सही है या नहीं। ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं वो करेक्ट है या नहीं। बच्चों मुझे बताइए क्या दो अलग अलग कंपाउंड्स का क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब मूलानुपाती सूत्र क्या सेम हो सकता है या नहीं। दो अलग अलग कंपाउंड्स का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या सेम हो सकता है या नहीं। तो बच्चों हो सकता है, आप देखिए यहां पर हो सकता है बच्चों, यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों दो अलग अलग कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है। CH2O आप देखिएगा बच्चों का ग्लूकोज अलग कंपाउंड है, एसिटिक एसिड अलग कंपाउंड है, लेकिन दोनों का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है। अब दूसरा स्टेटमेंट पूछा, ये भी और ध्यान से सुनिएगा बच्चों। मैंने बोला दो अलग अलग कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है, करेक्ट है। दूसरा पूछ रहा हूं दो अलग अलग कंपाउंड्स का क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है क्या। दो डिफरेंट कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है या नहीं, सोच के बताइए बच्चों। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है या नहीं। दो डिफरेंट कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा या नहीं, हो सकता है या नहीं, ऑलवेज नहीं होगा, हो सकता है या नहीं, ये बताइए। और मैक्सिमम ने रॉन्ग बताया बच्चों। आप ड्रॉपर वाले बच्चे थोड़ा सा सोच के करिए। टू डिफरेंट कंपाउंड्स कैन हैव सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला एज वेल एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैसे बच्चों, ये ग्लूकोज आपने सबने पढ़ा होगा, फ्रक्टोज भी, और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी C6H12O6 ही होता है।
और दोनों फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं बच्चों। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं। तो बच्चों ये क्लियर है सबको? ये ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट में छोटा सा इजी सी चीज पूछता है वो आपसे, और अभी खुशी खुशी में रॉन्ग कर लिया बहुतों ने कि दो अलग अलग कंपाउंड्स के एम्पेरिकल फॉर्मूला भी सेम हो सकते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम, क्योंकि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों अलग अलग हैं कंपाउंड्स, लेकिन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं वो, यह ऑर्गेनिक में पढ़ोगे आप। अब बच्चों सबको क्लियर है? तो जिन्होंने रॉन्ग किया उनको क्लियर हो गया कि हमें जब भी क्वेश्चन करने हैं तो ध्यान से पढ़िएगा, वरना आप खुशी खुशी में ही रॉन्ग करेंगे इनको। अब बच्चों देखिए, ये जो हमने पढ़ा, अब हमने क्वेश्चन में हमारा जो मेन टॉपिक है बच्चों वो क्या था? डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड फाइंड करना है। अब फाइंड करेंगे कैसे हम? तो यहां पर बच्चों मैं पहले आपको कुछ बता रहा हूं, ये ध्यान से देखिएगा जो मैं बोल रहा हूं। मैं आपको लिखवा रहा हूं बच्चों पहले, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर अ सेम कंपाउंड। रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। और ये होता है बच्चों, इसको मैं समझाऊंगा कैसे लाए हम इसको। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। और बच्चों यहां पर ये ध्यान रखिएगा, हमारी ये क्लियर सुनिएगा बच्चों ध्यान से, ये जो n है हमारी हैबिट है कि हम इसको मोल बोलते हैं, लेकिन यहां पर ये है मोल नहीं, ओनली नंबर है, जो कि होता है रेशियो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। इन सब का मीनिंग क्या बताऊंगा बच्चों, अभी बस लिख लीजिए, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। या आपको वो क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट ना दे तो वो वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड भी दे सकता है, वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड भी दे सकता है। अब ये ये जो n है, यहां ध्यान रखिएगा बच्चों एक और चीज, ये जो n है ये मस्ट बी ऑलवेज होल नंबर, मतलब पूर्णांक संख्या ही होनी चाहिए, मतलब भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए, मतलब फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। इस n की वैल्यू बच्चों ऑलवेज मस्ट बी होल नंबर। मतलब अगर डेसिमल में आया, सपोज 3.9 आई इसकी वैल्यू, कभी आ सकती है कभी कभी बच्चों 3.9 आई, तो मैं इसको नियरेस्ट होल नंबर 4 लिख दूंगा, या 3.1 आई तो मैं इसको नियरेस्ट होल नंबर 3 लिख दूंगा। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, मस्ट बी ऑलवेज होल नंबर। अब बच्चों ये लाए कैसे? अभी बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दिया कि ये रिलेशन होता है, लेकिन ये हम लाए कहां से? तो बच्चों ये कोई डेरिवेशन से नहीं आए, ये जो हमने थ्योरी पढ़ी बच्चों, ये जो सामने आपके लिखा है इसी से लाए हैं ये रिलेशन, जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे आगे। ये लाए कैसे? तो बच्चों देखिए ध्यान से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला मैंने बोला, ये लाए कैसे बच्चों? तो ये हम लाए हैं, यहां पर देखिएगा बच्चों, मैं आपसे पूछूं पहले तो ये जो n लिखा है इसमें देखिए मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। अफजल कुरैशी बेटा अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो ध्यान से, बार बार आप लॉज के लिए लिखोगे तो मैंने बोला था पहले भी कि जो लॉ जहां काम आएगा वहां मैं पढ़ाऊंगा, हमें कोई बच्चों की जैसे नहीं पढ़नी 11th की जैसे कि ये कहाँ है वो कहाँ है, वो हम पढ़ेंगे आगे सब। हम पेशेंस रखो, अभी हमारी 2-3 क्लास ही हुई है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें डाउट है तो पूछो बेटा। अब देख लें से, अब यहां पर एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट और मॉलिक्यूलर वेट का मीनिंग क्या है, तो ये क्लियर रखिएगा बच्चों। मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है, जैसे मैं ग्लूकोज की बात करूं बच्चों, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट का मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में प्रेजेंट एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम।
तो 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, तो मॉलिक्यूलर वेट सम ऑफ एटॉमिक मासेस से इसका आएगा 80। जबकि एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट भी, ध्यान सुनिएगा बच्चों, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट भी होता है सम ऑफ एटॉमिक मासेस, और एन जो है ये खाली नंबर है, मोल नहीं है, मैंने आपको पहले भी बोला बच्चों। एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट का मतलब होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला में प्रेजेंट एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम। तो बच्चों अब कार्बन का कितना है 12, दोनों हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, सम करेंगे तो बच्चों ये कितना आया 30। मतलब बच्चों ध्यान रखिएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट हो चाहे मॉलिक्यूलर वेट हो, ये यहां पर मॉलिक्यूलर वेट होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में प्रेजेंट एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम, और मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला में प्रेजेंट एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम। अब यहां से मैं आपसे बोलूं बच्चों, ये एन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट ये कैसे लाए, तो बच्चों ये एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट कितना है 30, मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका ग्लूकोज के लिए 80। तो यहां पर मैं आपसे ग्लूकोज के लिए एन पूछूं तो बच्चों मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट मतलब 30, तो बच्चों एन की वैल्यू कितनी हो गई 6। और बच्चों आप देख सकते हैं यहां पर कि एम्पेरिकल फॉर्मूला को इनटू एन कर दूं, मतलब 6 जो वैल्यू हम लाए उसी से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, आप देख सकते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू एन इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बच्चों ये क्लियर है सबको, ये हमने कोई डेरिवेशन से नहीं लाए, ये सब इस थ्योरी जो हमने पढ़ी उसके कंक्लूजन हमने बनाए। तो ये क्लियर है बच्चों सबको, ये समझ में आया सबको ये। अब ये तो हमने नायशा बेटा मैं बेसिक से ही पढ़ा रहा हूं, इससे ज्यादा बेसिक से अब मैं कितना पढ़ाऊंगा बच्चों, आप थोड़ा सा खुद भी अपना मेहनत कीजिए, क्योंकि बेसिक से इससे ज्यादा बेसिक से हम नहीं पढ़ा सकते इससे ज्यादा। और इससे ज्यादा बेसिक से कैसे पढ़ाएंगे बच्चों, अभी तक तो मैंने स्पीड बढ़ाई ही नहीं, अभी तो मैंने स्पीड ही नहीं बढ़ाई। आप ड्रॉपर वाले बच्चे हो बच्चों, ड्रॉपर वाले बच्चे हो आप, इसलिए थोड़ा सा सोचिए कि हम यहां पर ये डायरेक्ट करेंगे आगे से। तो बच्चों ये क्लियर है सबको, ये क्लियर है बच्चों सबको अब ये जो हमने पढ़ा, अब इनको यूज हम करेंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, तो बच्चों ये क्वेश्चंस जो मैं बता रहा हूं ध्यान से करिएगा। और बच्चों एक बार मैं वापस एक बार शॉर्ट में बोल रहा हूं, सुन लीजिए। एम्पेरिकल फॉर्मूला बच्चों नेक्स्ट क्लास से हम स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये हमारे ना सिलेबस ही बहुत डिले हो जाएगा इस तरह से। अब लेकिन यहां पर मैं क्वेश्चंस जो हैं, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है बच्चों, यहां पर हमने बोला सिंपलेस्ट, ये डेफिनेशन ध्यान रखिएगा बच्चों, मैं आपको अभी से बोल रहा हूं, इसका जो बहुत अच्छा न्यूमेरिकल होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला का, वो जो है एम्पेरिकल फॉर्मूला का, वो आपको इस डेफिनेशन से सॉल्व करना है। क्या लिखा है बच्चों, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स होता है, ये लाने के लिए हम एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज करते हैं। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं। और बच्चों ध्यान रखिएगा, आपको एक चीज बोल रहा हूं कि जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपसे क्वेश्चन में पूछे तो आपको पहले लाना होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो कैसे लाएंगे, उसी के बिना हम एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट नहीं ला सकते, क्योंकि सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, तो यहां से ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन जो है बच्चों हमारा यहां पर अब ये 40% कार्बन हमें इन अ कंपाउंड गिवन है, 6.67% हाइड्रोजन जो बच्चों हमने अभी पढ़ा वो सब इस एक क्वेश्चन से रिवाइज हो जाएगा हमारा। 53.33% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब यहां बच्चों देखिए
नायशा बेटा बेसिक से ही पढ़ा रहे हैं हम इस, और ये नहीं कि हमने जो बोला वो हम नहीं कर रहे हैं, हम बेसिक से ही पढ़ा रहे हैं, बट थोड़ा सा तुम्हें भी एफर्ट करने पड़ेंगे, जो हम पढ़ा दें उसको सेम डे जाकर रिवाइज कीजिए। अब यहां पर कार्बन हमें बोला है 40%, हाइड्रोजन का 6.67%, तो कार्बन की परसेंटेज बच्चों आप देख सकते हैं, हमें क्वेश्चन में गिवन है 40%, हाइड्रोजन की 6.67%, ऑक्सीजन की 53.33%। अब बच्चों यहां पर आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं यहां पर। सबसे पहली स्टेप जब भी एम्पेरिकल फॉर्मूला लाना हो बच्चों, हमने बोला था कि सिंपलेस्ट फॉर्मूला मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला बताता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। तो फर्स्ट स्टेप होती है यहां पर हम लाते हैं बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स लाने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स लाने होंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स लाने के लिए बच्चों हमारी फर्स्ट स्टेप ध्यान रखिएगा होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। अब यहां आप देखेंगे बच्चों, ये जो मुझे एक चीज बताइए ध्यान से, अभी हमने आज इसके पहले टॉपिक पढ़ा था परसेंटेज कॉम्पोजिशन, उसके अकॉर्डिंग बताइए बच्चों ये जो 40% कार्बन है, बताइए बच्चों ये एक्चुअल में परसेंटेज है या मास है? तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बच्चों 40% का मतलब क्या है? 40 ग्राम कार्बन प्रेजेंट इन 100 ग्राम कंपाउंड, या 6.67 ग्राम हाइड्रोजन इन 100 ग्राम कंपाउंड, या 53.33 ग्राम कार्बन इन 100 ग्राम कंपाउंड। मतलब बच्चों ये मासेज हैं, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये परसेंटेज नहीं है, ये एक्चुअल में मास है 100 ग्राम कंपाउंड में। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स लाने हैं, तो बच्चों मास हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे बच्चों? मास अपॉन एटॉमिक मास करेंगे। तो बच्चों फर्स्ट स्टेप होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स लाना। उसके लिए हमारे पास मास है, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 6.67 अपॉन एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का 53.33 ग्राम अपॉन ऑक्सीजन का 16। अब बच्चों सबसे पहली स्टेप मोल्स ऑफ एटम्स लाना होता है। अब ये डिवाइड करेंगे हम बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। अब यहां पर एक और चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, कैलकुलेशन जल्दी कैसे करनी है उसके लिए बोल रहा हूं। अगर आपकी परसेंटेज या मास डेसिमल में हो, वेरी गुड बच्चों, बहुत सारों को सही आ गया ये जो है परसेंटेज या मास डेसिमल में हो, और जितनी डेसिमल डिजिट तक हो उतनी डिजिट तक मोल्स ऑफ एटम सॉल्व कीजिएगा। और डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये क्या हो गया? 3.33, ये भी डिवाइड करोगे 6.67, इनको भी डिवाइड करेंगे 3.33। अब बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स आ गए, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला इन्हीं का सिंपलेस्ट रेशियो बताता है, सिंपलेस्ट रेशियो। अब ये सिंपलेस्ट रेशियो कैसे लाएंगे बच्चों? जो मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स हैं उसी से सबको डिवाइड कर दीजिएगा। अब बच्चों मिनिमम कितने हैं? 3.33 सॉरी, तो 6.67 बच्चों, इसको कैलकुलेशन के लिए नेग्लिजिबली अप्रोक्स 6.66 लिख सकते हैं। तो रेशियो कार्बन का 1 हो गया, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का भी 1 हो गया। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहां से कार्बन का रेशियो 1, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला विल बी CH2O। अब बच्चों एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, लेकिन हमसे पूछा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है बच्चों, उसके लिए हमें पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें पता है CH2O, लेकिन N की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो हम आंसर ले आएंगे। और N हमने पढ़ा है बच्चों अभी, वो होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट।
मतलब उसमें प्रेजेंट एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट अगर मैं लाऊंगा तो बच्चों वो क्या होएगा, कार्बन का 12, दोनों ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो गया 30 एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। और मॉलिक्यूलर वेट की जगह आप देखेंगे बच्चों हमें वेपर डेंसिटी गिवन है, और हमने पढ़ा है वेपर डेंसिटी डबल ऑफ मॉलिक्यूल, वेपर डेंसिटी का डबल ही मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो बच्चों यहां पर हम लिख सकते हैं 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। तो एन की वैल्यू 2 इंटू 60 120 अपॉन 30, तो एन वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4, और ये एन की वैल्यू यहां पुट कर दे हम तो 4 इंटू कर दोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी C4H8O4। आंसर हो गया बच्चों, वेरी गुड, सबका सही है। अब यहां पर ये जो क्वेश्चन, अब इसके लिए एक चीज मैं बोल रहा हूं बच्चों, यहां ध्यान से सुनिएगा। ये जो क्वेश्चन है अभी मैंने पूरा सॉल्व किया, और जितना हमने अभी एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों वो सब इसमें रिवाइज हो गया हमारा इस एक क्वेश्चन में। मतलब ये क्वेश्चन अच्छा है, बट अब यहां पर एक चीज का ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए कि ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा, इस क्वेश्चन पूछा, तो इसमें एक चीज बोल रहा हूं बच्चों, आपको यहां पर एक चीज क्वेश्चन शॉर्ट में करना भी आना चाहिए, शॉर्ट में करना भी आना चाहिए। कैसे बच्चों, उसके लिए मैं बोल रहा हूं एग्जाम में जब भी आज तक एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने मैक्सिमम टाइम सिंपलेस्ट फॉर्मूला मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला तक ही क्वेश्चन पूछा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला तक ही पूछा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कभी नहीं पूछा। अब क्यों नहीं पूछा बच्चों, आपको ऑब्जेक्टिव में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर पूछा होता तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्यों, क्योंकि मैं इसको इतना सारा सॉल्व ही नहीं करता। क्यों नहीं करता, उसका रीजन बच्चों, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर पूछता, अभी मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए, लेकिन ऑप्शंस दे देता मैं आपको, तो मैं कुछ भी सॉल्व नहीं करता मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के क्वेश्चंस में। क्यों, क्योंकि बच्चों मुझे आपको वेपर डेंसिटी देनी पड़ेगी, और वेपर डेंसिटी दूंगा बच्चों, मुझे मॉलिक्यूलर वेट मिल गया। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट 120 आया, 4 ऑप्शंस आपको दिए उसने 120, तो चारों में से ढूंढ लीजिए सम ऑफ एटॉमिक मासेस करके 120 से आंसर कौन सा ऑप्शन है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं बच्चों ये। वेरी गुड बच्चों तो ये क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, जो मैं चेंजेस कर सकता हूं, लेकिन वापस बोल रहा हूं बच्चों एक चीज का ध्यान रखिएगा, सबसे पहली स्टेप हमारी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स लाना, दूसरी स्टेप सिंपलेस्ट रेशियो, बस ये 2 स्टेप्स का ध्यान रखिएगा। अब इनको आगे से हम, ये इतना अभी मैंने फर्स्ट टाइम समझा के बताया, आगे से हम इनको डायरेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बच्चों। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों, अब इसको हम जल्दी भी करेंगे। अब आप देख सकते हैं बच्चों यहां क्या लिखा है, आयरन ऑक्साइड, उसमें 70% आयरन है, मतलब बच्चों यहां पर आयरन ऑक्साइड बोला है, तो ऑक्साइड है तो 2 एटम होंगे बच्चों, Fe एंड ऑक्सीजन। और बेटा उत्कर्ष बेटा, अगर एक से ज्यादा ऑप्शन में सेम मॉलिक्यूलर मास हो तो फिर हमने सॉल्व करना बता दिया, वैसे कर लेना, बट वो देगा नहीं, वो एक ही देगा। अब यहां पर Fe, ये वाला क्वेश्चन हमारा बच्चों ध्यान से देखिए। अच्छा 70% आयरन है, मतलब बच्चों यहां पे 2 ही एटम है, तो 70% आयरन है, तो बच्चों 30% क्या होगा, ऑक्सीजन, क्योंकि 100% ही होगा दोनों का सम। अब बच्चों पहली चीज, ये परसेंटेज है या मास होता है, मास होता है। अब इसके सबसे पहली स्टेप मोल लाएंगे हम। अब मोल लाने के लिए दोनों के मासेस हैं। अच्छा आयरन का एटॉमिक वेट सबको पता है बच्चों, हमने लिखवाया था 56, ऑक्सीजन का 16। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिए बच्चों, कैलकुलेशन जल्दी करने के लिए बोल रहा हूं मैं आपको, यहां पर
मोल लाएंगे जब हम, अब यहां एक मिनट रुकिए बच्चों, ध्यान सुनिएगा। जो हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था, बोर्ड पर देख लें बच्चों वापस ध्यान से, यहां पर ध्यान से देखें बच्चों, इसमें जो परसेंटेज थी वो डेसिमल में थी बच्चों। तो एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, कैलकुलेशन जो है, अगर परसेंटेज डेसिमल में हो तो आप भी मोल्स डेसिमल में ही लाइएगा। लेकिन अगर परसेंटेज या मास डेसिमल में ना हो, होल नंबर हो, और मोल एग्जैक्ट होल नंबर में डिवाइड ना हो रहे हो, तो फ्रैक्शनल रहने दीजिएगा, आपकी कैलकुलेशन इजी होगी। अब मैं इनको डिवाइड ही नहीं करूंगा, 15/8 और 5/4 ही रहने दूंगा, क्योंकि ये होल नंबर में है परसेंटेज। अब मुझे Fe और ऑक्सीजन के मोल मिल गए, तो इनका सिंपलेस्ट रेशियो लाना है। तो बच्चों रेशियो का मतलब क्या होता है, उनके मोल्स का रेशियो डिवाइड ही कर दो, अलग से भी नहीं लाएंगे बच्चों। लास्ट क्वेश्चन में तो हमने एक एक स्टेप समझाई थी, अलग से मिनिमम नंबर ऑफ एटम से डिवाइड किया था। ऑब्जेक्टिव में टाइम बचाना है। तो बच्चों सबसे पहले मोल लाओ, होल नंबर ना हो तो फ्रैक्शनल रहने दो, डेसिमल में लाओ, होल नंबर हो तो फ्रैक्शनल रहने दे। अब इनको डिवाइड कर दो, और डिवाइड करोगे बच्चों, ये डिवाइड करोगे 2 बचेगा, यहां भी डिवाइड करेंगे 3, मतलब कितना रेशियो आ गया बच्चों, 2:3। मतलब Fe और ऑक्सीजन के एटम्स का रेशियो बच्चों यहां से क्या पता चल गया, 2:3। मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या हो गया आंसर बच्चों, Fe2O3। तो बच्चों ये क्लियर है यहां पर। और बच्चों हमने ये क्या बोला है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला बोला है, मतलब ये एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्मूला तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स यहां पर बता ला सकते हैं, मोल्स ऑफ एटम्स के लिए एटॉमिक मास से डिवाइड करके मोल्स लाए हम। तो ये क्लियर है बच्चों सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अब मैं चेंज करता जाऊंगा बच्चों डाटाज, क्वेश्चन में चेंजेस जो मैं कर सकता हूं वो बताते जा रहा हूं बच्चों आपको। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए बच्चों, में लिखा है 2.2 ग्राम कंपाउंड। बच्चों अब तो आपको परसेंटेज ही नहीं दिया उसने, क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं दिया, हमें बोला है 2.2 ग्राम कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर में सल्फर का 0.96 ग्राम प्रेजेंट है। मतलब बच्चों 0.96 ग्राम सल्फर है हमारे पास क्वेश्चन में, हमें फॉस्फोरस और सल्फर का कंपाउंड बोला है। तो बच्चों सल्फर का मास 0.96 ग्राम। लेकिन बच्चों मुझे बताइए, ये जो 2.2 ग्राम है, ये फॉस्फोरस का मास है, सल्फर का मास है, या पूरे कंपाउंड का मास है, ये कंपाउंड का मास है। तो यहां पर फॉस्फोरस का मास क्या होगा वो आपको लाना पड़ेगा। अब लाएंगे कैसे बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंपाउंड का जो मास होता है वो उसके एटम्स के मासेस का सम होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बच्चों यहां आप देख सकते हो, सल्फर का मास लाने, फॉस्फोरस का मास लाना है तो 2.2, सल्फर का मास हमें पता है, फॉस्फोरस का मास हम ले आएंगे 1.24 ग्राम फॉस्फोरस है कंपाउंड में, 0.96 ग्राम सल्फर। तो बच्चों हमें सल्फर फॉस्फोरस का मास मिल गया, और बच्चों मास आ गया। तो बच्चों अब तो हम इससे मोल ला सकते हैं, और मोल लाएंगे तो 1.26 अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ फॉस्फोरस, और हमने बोलता बच्चों एटॉमिक वेट ऑफ फॉस्फोरस 31, सल्फर का एटॉमिक वेट 32। अब आप देखिए बच्चों फिर से, ये मास या परसेंटेज डेसिमल में है, और मैंने बोला डेसिमल में हो तो मोल भी डेसिमल में ही लाइएगा। और यहां से आ गए 0.04, और इसके आ गए 0.03 मोल, और मोल आ गए तो दोनों को डिवाइड कर दो, यहीं पर ही सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा। और डिवाइड करेंगे तो रेशियो बच्चों आ गया 4/3, मतलब 4:3। तो आंसर P4S3 हो जाएगा। बच्चों ये सबको क्लियर है? तो मैं बस चेंजेस बताता जा रहा हूं बच्चों यहां पर, कि क्वेश्चन में
हमें वो चेंज क्या क्या कर सकता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या एम्पेरिकल फॉर्मूला के क्वेश्चन में। तो ये क्लियर है सबको ये। और यहां पर बस कंपाउंड का मैंने इसलिए अब बच्चों कई नोट्स में जो मैं आपको बोल रहा हूं पहली स्टेप लिखी होती है परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट, जो कि सही नहीं है। परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट कोई स्टेप नहीं होती, क्योंकि वहां पर होता है तो बच्चों ये क्लियर है सबको ये। तो 1.24 अपॉन 31 करेंगे तो मतलब बच्चों 0.04 ये ला सकते हैं। अब मैं इन्हीं में चेंजेस कर सकता हूं, चेंजेस कर सकता हूं बच्चों इसी में। और पहले ये क्वेश्चन कीजिए, अब मैं और चेंज जो कर सकता हूं इसके क्वेश्चंस में। अब बच्चों इस क्वेश्चन में आप देखिए, हमें हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन चारों एटम्स के 1:3:4:7 बाई मास गिवन है। बच्चों बताइए हमें यहां पर मास गिवन है या मासेस का रेशियो गिवन है? मासेस का रेशियो गिवन है, मासेस का रेशियो गिवन है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला लाना है, तो वहां हमें कोई एग्जैक्ट मोल्स नहीं चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर क्वेश्चन में मासेस का रेशियो गिवन हो तो उन्हीं का हम उनको मास मान लेंगे। अब बच्चों यहां पर हाइड्रोजन का रेशियो 1 है मास का, कार्बन का 3, ऑक्सीजन का 4, नाइट्रोजन का 7, तो इसी को हम इनका मास मान लेंगे। क्यों मान लेंगे बच्चों? क्योंकि ये मासेस का रेशियो से मोल्स का रेशियो हम ला सकते हैं। क्योंकि हमें यहां पर बच्चों हाइड्रोजन जो है इसका मास 1, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे बच्चों? इसके 1 मोल ही आ जाएंगे। इसका एटॉमिक मास 12, तो इसके मोल आ जाएंगे बच्चों 1/4 मोल। इसका लाएंगे एटॉमिक मास 16, तो 1/4 मोल ही आ जाएंगे। इसका लाएंगे तो एटॉमिक मास 14, तो हाफ मोल आ गए। अब बच्चों मोल का जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा वही हम ला सकते हैं। तो बच्चों यही इनका सिंपलेस्ट रेशियो ले लीजिए। तो 1:1/4:1/4:हाफ। आप देख सकते हैं बच्चों कार्बन, हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लाना है। तो बच्चों होल नंबर रेशियो लाने के लिए एक चीज मैं आपको बोल रहा हूं, जिनको भी कंफ्यूजन होता है होल नंबर रेशियो लाने में फ्रैक्शनल का, तो एक सिंपल सी चीज बोल रहा हूं बच्चों, उनको उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और एलसीएम जो इनका है बच्चों वो है 4, तो इनके एलसीएम 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो रेशियो होल नंबर में हो जाएगा 4:1:1:2, मतलब H4CON2 इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। बच्चों मैं आपसे पूछूं, इसी H4CON2 को मैं NH2CO लिख सकता हूं या नहीं? आप देखिए बच्चों, इसमें भी 2 नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन। तो एक चीज का ध्यान से सुनिए बच्चों, हो सकता है आपका जो आंसर आए वो ऑप्शंस में एग्जैक्टली मैच ना करे, तो परेशान मत होइएगा। फिर उसमें हमें क्या करना है, जो आपका आंसर आया उससे कौन सा ऑप्शन ला सकते हो वो टिक कीजिएगा। ये क्लियर है बच्चों सबको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं। ये सबसे इजी वाला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, सबसे इजी वाला क्वेश्चन, लेकिन सबसे अच्छा और सबसे छोटा क्वेश्चन। जो मैंने थ्योरी डेफिनेशन समझाई, आपने कितना ध्यान से पढ़ी वो इसमें पता चल जाएगा आपको, वो मुझे पता चल जाएगा। आप क्लास में कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं, कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं, वो सब हमें पता चल जाएगा इसमें।
अब बच्चों आप यहां देख सकते हैं, इतना लेंदी है ही नहीं ये क्वेश्चन। आपको दो एटम्स बोले हैं ए एंड बी, उनके नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं 6 × 10⁻20, 15 × 10⁻20 एटम्स दिए हैं। अब बच्चों अभी यहां पर हमने यहां पर तुमसे पूछा है नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं, फॉर्मूला बताएं कंपाउंड का। तो बच्चों यहां पर हमने बोला है एटम्स का रेशियो। अब एक चीज बताइए मुझे बच्चों, अभी कुछ ने ये क्वेश्चन जो सॉल्व किया वो लेंदी कर लिया अननेसेसरी, जबकि एक लाइन का क्वेश्चन था। बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्मूला या एम्पेरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन सोचिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। बच्चों ये रट मत लीजिए कि पहली स्टेप मोल्स लाने की होती है, मोल्स लाने की नहीं होती है, मोल्स ऑफ एटम्स लाने की होती है। और आपको खुद ने ही एटम दे दिए तो आप मोल ला क्यों रहे हैं? डायरेक्ट ही उनका सिंपलेस्ट रेशियो ले लीजिए, और रेशियो लेंगे तो ये डिवाइड होकर कितना रेशियो रह गया इनका 2:5, मतलब ए का 2 बी का 5, तो आंसर डायरेक्ट एक लाइन का A2B5 हो गया। बच्चों ये सॉल्व तक अब मुझे बताइए किस किस ने इसी तरह से डायरेक्ट किया, वरना अभी अननेसेसरी कुछ ने इसको लेंदी कर लिया। पहले मोल लाए, फिर इनटू एन किया, फिर रेशियो लिया, आएगा तो घूम फिर के यही। तो बच्चों ये क्लियर है सबको ये? और गौरांशी बेटा मास का रेशियो हमने मास क्यों माना? क्योंकि हमें नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो लाना, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू, इसलिए हम रेशियो ऑफ मास को मास मानकर सॉल्व कर सकते हैं। और मोल निकाल कर किया तो बच्चों आप खुद सोचिए, अननेसेसरी आपने लेंदी कर लिया, डायरेक्ट कीजिए बच्चों ये। इसलिए तो मैंने आपको बोला था कि आपको क्वेश्चन में जल्दी भी करना है, ध्यान से करना है। यहां पर बच्चों डायरेक्ट जिन्होंने किया वेरी गुड बच्चों, इसी तरह से करते रहिए। और अब मैं एक चीज बोल रहा हूं बच्चों आपसे, जितना हमने ये पढ़ लिया आज या अभी तक, अभी हमने, मैं आपको बोल रहा हूं बच्चों, अभी तक हमने बहुत आराम से पढ़ा। पढ़ेंगे हम आगे भी बेसिक से अच्छे से पढ़ेंगे, समझाएंगे, लेकिन बोल रहा हूं बच्चों थोड़ा सा जितना हमने अभी तक ये चैप्टर पढ़ा इसको पूरा रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। क्वेश्चन जो मैंने क्लास में करवाए उनको दोबारा खुद सॉल्व कीजिएगा। और फिर मैं बोल रहा हूं बच्चों एग्जाम में एक्सरसाइज 1 में हम जो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्वेश्चन 1 to 45, ये एक्सरसाइज 1 में आपका होमवर्क बच्चों आपका कर सकते हैं। तो बच्चों ये क्लियर है सबको ये? और एक चीज मैं बोल रहा हूं बच्चों आपसे लास्ट में, कुछ स्टूडेंट्स अभी अननेसेसरी परेशान हो रहे हैं, उनको लग रहा है हमने पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन क्वेश्चन जो है और टेस्ट का सिलेबस बच्चों जहां तक हम पढ़ लेंगे वहां तक आएगा, मतलब स्टाइकोमेट्री हमारी पूरी हो जाएगी, जब ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जब तक। तो जितना हम पढ़ लेंगे बच्चों वही हम यूज करेंगे, वही हमारा सिलेबस होगा। और बच्चों इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल है, ये कर लेंगे बच्चों यूज। और लास्ट में बच्चों मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूं, अननेसेसरी परेशान मत होइए। हमने अभी पढ़ाई स्टार्ट की है, पढ़ाई अभी हमने स्टार्ट की है तो उसको अच्छे से रिवाइज करते रहिए। सेम डे कभी भी अपना होमवर्क या जो भी चीजें हैं उनको पेंडिंग मत रखिएगा बच्चों। और घबराना हमें बिल्कुल भी नहीं है, मैंने आपको पहले भी बोला था घबराना नहीं है। घबराएंगे तो आपको आते हुए क्वेश्चन, आपको चीजें आप गड़बड़ करेंगे। और ये भी नहीं सोचना है कि मैं इतनी पढ़ाई कैसे करूंगी कैसे करूंगा, क्योंकि बच्चों आपका सपना है बहुत बड़ा, डॉक्टर बनना है आपको। और डॉक्टर बनने में बहुत बड़ा सपना जब होता है तो उसमें परेशानियां आती हैं। और लास्ट में बच्चों मैं एक छोटी सी चीज आपसे कहना चाहूंगा जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर डरना क्या घबराना क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे बच्चों, ठीक है? बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम।